नमस्कार मेरे विद्वान साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मेरे विद्वान साथियों। एक महत्वपूर्ण कोटेशन, जीवन में उतारने वाले कोटेशन से आज की क्लास को स्टार्ट करूँगा कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, तो फिर धार क्या मजेदार क्या, मृत्यु तो वरदानी है, जब ठान लिया मरना ही है, फिर हार क्या फिर जीत क्या, संघर्ष के राह पर चल पड़े, तो फिर फूल क्या अंगार क्या, फिर फूल क्या अंगार क्या। नमस्कार मित्रों, आज अपन व्याकरण के इस सेशन को उस बिंदु तक ले जाएंगे जहाँ तक आपको बेसब्री से इंतज़ार था मेरे मित्रों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण को संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अंत तक चलेंगे। ठीक है मेरे मित्रों, तो शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण ग्रामर, हिंदी ग्रामर यानी कोई भाषा है, यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए हम व्याकरण बिंदु को पढ़ते हैं। ठीक है मेरे मित्र, व्याकरण यानी कोई भाषा है, उसको सीखने के लिए व्याकरण बिंदुओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण की बात कर रहा हूँ मैं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन व्याकरण किसे कहा जाता है, व्याकरण किसे कहा जाता है। ठीक है मित्रों, व्याकरण क्या है कि शुद्ध रूप में इस भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध रूप में लिखना और शुद्ध रूप में भाषा को उच्चारित करना, इन सब का ज्ञान प्रदान करने वाली जो किताब होती है, इन सब का ज्ञान प्रदान करने वाली जो बुक होती है, उस बुक को ही व्याकरण कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं भाषा को लेकर। भाषा क्या है? अपन आम बोली जैसे बोलते हैं वो भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक है मित्र, भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं अपन? लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा किसे कहा जाता है? देखना, सुनना, मेरे शब्दों पर गौर करना कि एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है, उनके द्वारा उनके मन की बातों या मन के भाव या उनके मन के विचार दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक जिस माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं, उस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक उनकी बातों को, उनके मन के भावों को, उनके मन के विचार को जिस माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, उस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। सुनना, एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का क्या है, समूह है, व्यक्तियों का समूह है और ये दूसरे व्यक्ति हैं या उनका समूह है। ठीक है, उनका ग्रुप है। ठीक, तो ये इनके मन की बात यानी मन के भाव या फिर विचार, यहाँ पर आपके जहन में सवाल उठना चाहिए कि विचार क्या चीज़ है, भाव क्या है। तो इनके मन के जो भाव और विचार है, जिस माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, जिस मीडियम से प्रकट होते हैं, उस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। यानी मैं बोल रहा हूँ, ये मौखिक भाषा का एक रूप है और आप श्रोता सुन रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं वो मेरी आवाज़, साउंड, ध्वनि सुन रहे हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक इनके मन के भाव या विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, उस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। आमतौर पर ये विचार क्या है, विचार किसे कहते हैं?
मन के अंदर की जो फीलिंग्स है, भावना है, विचार क्या है, तो विचार को अपन भाषा रूप में बांधेंगे तो भाव या विचार क्या है। देखना, विचार किसे कहा जाता है? मन के अंदर, अपना जो मन है, मन के अंदर अध्वन्यात्मक इकाई अध्वन्यात्मक इकाई को अध्वन्यात्मक इकाई को अध्वन्यात्मक इकाई को विचार कहा जाता है या भाव कहा जाता है। ठीक है, विचार या भाव कहा जाता है। मन के अंदर अध्वन्यात्मक इकाई, अध्वन्यात्मक का मतलब होता है, अ का मतलब हिंदी में अपन नहीं से शुरुआत करते हैं, यानी नहीं को समझते हैं, और ध्वन्यात्मक का मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि जिसमें ध्वनि नहीं हो, यानी जिसमें ध्वनि नहीं हो उसे भाव या विचार कहा जाता है। यानी मन के अंदर जो भाव और विचार होते हैं उनमें ध्वनि नहीं होता है, तो मन के अंदर की अध्वन्यात्मक इकाई को भाव या विचार कहा जाता है। और जो विचार जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। यानी मन के अंदर अध्वन्यात्मक इकाई को ध्वनि का जामा पहनाकर जिस रूप में अपन प्रकट करते हैं उस रूप का ही या उस माध्यम का ही नाम भाषा कहा जाता है। ठीक है मेरे मित्रों, भाषा कहा जाता है। तो भाषा की एक छोटी सी और सिंपल सी परिभाषा अपन शुद्ध रूप में बांधने का प्रयत्न करेंगे कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? ठीक, भाषा क्या है? भाषा क्या है? ठीक है, भाषा क्या है? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? ठीक, भाषा किसे कहते हैं? अपन ने भाषा के बहुत सारे रूप पढ़े हैं। ठीक है, भाषा यानी बहुत सारे रूप पढ़े, जैसे कि मेवाड़ में तो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, तो मारवाड़ में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, तो गुजरात में गुजराती भाषा। ये अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग भाषा रूप हैं, यानी अलग अलग बोलियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। ठीक है, तो भाषा किसे कहा जाता है? मन के अंदर अध्वन्यात्मक जो इकाई है, मन के अंदर की अध्वन्यात्मक इकाई को विचार कहा जाता है, और विचार को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। यानी मन के भावों को या फिर विचारों को ये विचार कैसे होते हैं? अध्वन्यात्मक, जिनमें ध्वनि नहीं होती है, अध्वन्यात्मक होते हैं, यानी जिसमें ध्वनि नहीं होती है, अध्वन्यात्मक इकाई है जिनमें ध्वनि नहीं होती है। मन के भावों को या विचारों को जिस माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं या फिर प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, उन्हें ही भाषा कहा जाता है। देखना, मन के अंदर की अध्वन्यात्मक इकाई है, यानी भाव या विचार है, भावना है या विचार है, उसको जिस माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे उस माध्यम का ही तो नाम है भाषा। ठीक है, अब भाषा ये भाषा है। ठीक है, आपकी भाषा, हिंदी भाषा, हमारी हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा। एक सवाल है, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का पाणिनि। और अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? कमेंट करके लिखना, अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? कमेंट करना। भाषा है, ठीक है। अब भाषा का जो मौखिक रूप है उसको तो ध्वनि कहते हैं, यानी मौखिक रूप को भाषा है। अध्वन्यात्मक इकाई जिसमें ध्वनि नहीं है और जिसमें ध्वनि का जामा पहना कर जिस रूप में अभिव्यक्त करते हैं उसको भाषा कहते हैं। यानी भाषा की मौखिक इकाई है, भाषा की मौखिक इकाई को अपन ध्वनि कहते हैं, साउंड कहा जाता है। जैसे ध्वनि कहते हैं, आवाज़ जिसे कहा जाता है, साउंड जिसे कहा जाता है, ये क्या है? भाषा की मौखिक इकाई है। और इस भाषा की मौखिक इकाई को या फिर इस भाषा की मौखिक
इकाई के लिखित रूप को ही, भाषा की मौखिक इकाई यानी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। ध्यान रखना, वर्ण किसको कहा जाता है? तो ये भाषा है, भाषा के मौखिक इकाई यानी ध्वनि को जब लिखा जाए तो उसके इस रूप को वर्ण नाम देते हैं। यानी भाषा का जो मौखिक इकाई है या भाषा की मौखिक इकाई है वो तो ध्वनि है, लेकिन ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। यानी भाषा को समझने के लिए या व्याकरण बिंदु को समझने के लिए या व्याकरण को संपूर्ण भाग या संपूर्ण तरीके से 3 बिंदुओं में बांट सकते हैं। भाषा को या भाषा के व्याकरण को या व्याकरण बिंदुओं को, संपूर्ण हिंदी व्याकरण को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो वर्ण विचार रूप में, और दूसरा है शब्द विचार रूप में, और तीसरा है वाक्य विचार रूप में। ठीक है, वाक्य विचार रूप में यानी व्याकरण बिंदु को 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो वर्ण, शब्द और वाक्य। यानी भाषा की मौखिक इकाई है ध्वनि, और ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है, और वर्णों से बनता है शब्द, और शब्द से बनता है वाक्य। वर्ण केवल एक होता है और अक्षर 2 या 3 हो सकते हैं। तो सुनना, अब वर्ण क्या चीज़ है? वर्ण क्या है? आपने तो बहुत पढ़ लिया होगा पहले कि वर्ण क्या है। वर्ण बहुत समय पहले अपन ने पढ़ लिया है कि प्रथम और द्वितीय कक्षाओं में, यानी जब अपन पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ते थे तो वर्णमाला पढ़ा करते थे। वर्णमाला पढ़ा करते थे कि नहीं पढ़ा करते थे? वर्णमाला, ये वही वर्ण है जिससे शब्द बनता है, जिससे वाक्य बनता है। ये वही वर्णमाला है। और वर्णमाला से हम तात्पर्य रखते हैं कि ये स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। यानी वर्ण रूप 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हम स्वरों की बात करेंगे। स्वरों की जो संख्या होती है वो 11। वो 11 क्यों? वैसे इसकी संख्या 13 है, पर 11 ही क्यों मानी गई है? स्वरों में स्वर की संख्या 11 ही क्यों मानी गई है, और व्यंजनों को 33 ही क्यों माना गया है? वास्तव में व्यंजन की संख्या 36 है। तो स्वरों की 11 ही संख्या क्यों मानी गई है, इसका प्रूफ मैं आपके सामने रख दूंगा कि 11 ही स्वर क्यों माने गए हैं। सुनना, स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। स्वर क्या है और किसे कहते हैं? स्वर क्या है? स्वर यानी मुख भिन्न से या मुख से स्वतंत्र रूप से निकली गई ध्वनियाँ को वर्ण कहा जाता है या फिर स्वर कहा जाता है। यानी जिनको बोलने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यानी ये स्वतंत्र उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। स्वतंत्र उच्चारित होने वाली ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। नहीं, स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र उच्चारित होने वाली ध्वनियों को ही स्वर कहा जाता है। यानी स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से यानी जब वर्ण को उच्चारित करे और भाषा का बलाघात और स्वराघात नहीं हो जिसमें, और जो नॉर्मल रूप से, साधारण रूप से यदि उच्चारित हो या स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो तो ऐसी ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। और स्वरों की संख्या अपन पढ़ने जा रहे हैं 11। सुनना, वास्तव में स्वरों की संख्या कितनी है? 13, लेकिन व्याकरण रूप में इनको 11 ही क्यों माना गया है? सुनना, ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु दीर्घ ऊ, री। री को ध्यान से सुनना, ये लघु री है।
लघु री और दीर्घ री का उपयोग या दीर्घ री है उसका उपयोग या फिर इसका यूज़ जो होता है या फिर इसको संस्कृत भाषा में या मूल भाषा जिन्हें कहा जाता है, मूल भाषा में प्रयोग लाया जाता है, यानी प्रयोग में लाई जाती है दीर्घ री को। ये दो गुंडियाँ हैं, देखना, ये एक गुंडी तो अपनी री होगी लघु री, और यदि इसमें दो गुंडियाँ लग जाए तो ये दीर्घ री है। दीर्घ री ध्यान में रखना, दीर्घ री, ठीक है, दीर्घ री है, ध्यान से सुनना, दीर्घ री है। दीर्घ री के बाद ए आई ओ औ, यहाँ तक कि स्वरों को ही स्वर कहा जाता है, यहाँ तक कि वर्ण को ही स्वर कहा जाता है। तो आप पूछेंगे दो वर्ण यानी अम और अह को क्यों शामिल नहीं किया गया है? तो सुनना, इसका कारण है ये दोनों बिंदु। इसको अनुस्वार कहा जाता है, यानी इन वर्ण को अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है, इसे अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। तो इन्हें विसर्ग कहा जाता है, ठीक, विसर्ग कहा जाता है। और इन दोनों को ही तो कहा जाता है अयोगवाह ध्वनियाँ। अब सुनना, अयोगवाह ध्वनियों का मतलब क्या होता है? अयोगवाह ध्वनियाँ, अयोगवाह ध्वनियाँ। अ का मतलब अपन हिंदी में नहीं रूप में लेते हैं, नहीं। योग का मतलब जोड़ना या जुड़कर, और वहन, वाह का मतलब होता है वहन, यानी जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं, जुड़कर वहन नहीं होते हैं, यानी जिनका व्यंजनों के साथ प्रयोग नहीं होता है, व्यंजनों के साथ प्रयोग नहीं होता है, इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहा जाता है। ये कितने अक्षर हैं? ये दो अक्षर है या दो वर्ण है, अम और अह, इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ। और अम को कहा जाता है अनुस्वार और अह को कहा जाता है विसर्ग। इसलिए इनको किस में शामिल नहीं किया गया है? स्वरों में शामिल नहीं किया गया है, ठीक। अब सुनना, स्वरों में शामिल नहीं किया गया है। अब व्यंजनों की बात कर रहे हैं मेरे विद्वान साथियों, सुनना, व्यंजनों की बात कर रहे हैं। स्वरों को अपन ने सूत्र रूप में या परिभाषा रूप में बांधने का प्रयत्न किया है कि स्वतंत्र उच्चारित होने वाली ध्वनियों को ही स्वर कहा जाता है। अब दूसरा पाठ है अपना व्यंजन। व्यंजन किसे कहा जाता है? व्यंजन किसे कहते हैं? वैसे संख्या इनकी 33 है, इसकी संख्या 36 है, पर व्याकरण में इनकी 33 संख्या मानी गई है, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं? यानी जिनको उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है या अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, इन्हें व्यंजन कहा जाता है। यानी स्वतंत्र उच्चारित न होने वाले, स्वतंत्र उच्चारित नहीं होने वाले वर्ण को अपन व्यंजन नाम देते हैं। और व्यंजनों की संख्या है 33। सुनना, 33 व्यंजनों की संख्या है। मैं आपके सामने 33 व्यंजन रखने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा क वर्ग, क वर्ग के बाद च वर्ग, च वर्ग के बाद आपने ट वर्ग नाम सुना होगा। यानी हिंदी में 5 वर्ग हैं, त वर्ग का नाम सुना होगा और प वर्ग का नाम सुना होगा, ठीक। क वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। कौन कौन से हैं? तो क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। इस बिंदु का या इस चिन्ह का मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी वर्ण को लिखने के लिए एक
खड़ी पाई का उपयोग किया जाता है। एक शिरोरेखा ये उपली लाइन को कहा जाता है, यानी कच्चा खाका चित्र कहा जाता है। कच्चा चित्र कहा जाता है। कच्चा चित्र कहा जाता है खड़ी पाई को लिखने के लिए जिस चित्र का उपयोग करते हैं, कच्चा चित्र कहते हैं। अब इस कच्चे चित्र में ही तो किसी वर्ण को अपन लिखते हैं। जैसे कि मुझे व लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, मुझे क लिखना है तो मैं ऐसा लिखूँगा, यानी कच्चे खाके चित्र में अपन वर्ण को लिखते हैं। ठीक है, ये जो आड़ी लाइन है उसे क्या कहा जाता है? शिरोरेखा कहा जाता है। शिरोरेखा कहा जाता है, शिरोरेखा। ठीक है, और इस खड़ी लाइन को खड़ी पाई कहा जाता है, यानी कोई भी वर्ण है शिरोरेखा और खड़ी पाई के अंदर होता है, खड़ी पाई के अंदर होता है। अब सुनना, इस खड़ी लाइन को तो खड़ी पाई और आड़ी लाइन को शिरोरेखा कहा जाता है, और इस खड़ी पाई और शिरोरेखा के यहाँ पर जो बिंदु आता है और इसके पीछे जो बिंदु लगता है और इसके नीचे जो बिंदु लगता है और इसके आगे बिंदु लगता है, इन सभी चारों बिंदुओं का नाम भी अलग अलग है। सुनना, ऊपर वालों को यानी ऊपर वाले बिंदु को अपन अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार स्वर में अपन पढ़ चुके हैं कि हम एक मात्रा या स्वरों का या इस अनुस्वार का उपयोग स्वरों में होता है। ये अपना बिंदु है, इसे पंचमाक्षर कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है, और इसे ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इसे ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है, या फिर इसे उत्क्षिप्त चिन्ह कहा जाता है, उत्क्षिप्त चिन्ह कहा जाता है। मैं सब बताऊंगा। या फेंका हुआ चिन्ह कहा जाता है, इसे नुक्ता चिन्ह कहा जाता है, नुक्ता चिन्ह। तो इन सभी का उपयोग अपन पढ़ेंगे अभी। छ वर्ग में छ वर्गों की संख्या 5 होती है। छ छ ज ज ए ट ठ ड ठ ठ ड ड ड़। ठीक है, इनके नीचे भी बिंदु लगता है। ठीक है, इनको बात करेंगे अपन बाद में। तो इस गुंडी का भी उपयोग है। तो थ द द न प ब म। कभी कभी अपन देखते हैं कि कोई नाम लिखता है तो ऐसा लिखता है भारत, और भारत ये रूप सही है, यानी ये जो रूप है, ये रूप वर्तनी शुद्धि से या वर्तनिक दृष्टि से ये शुद्ध है, जबकि ये गलत है। कभी भी वर्णमाला में इस प्रकार का वर्ण नहीं आता है। वो हमेशा ये गुंडी ऊपर रहती है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। देखो, यहाँ पर भी 5 है वर्ण, यहाँ पर भी 5 वर्ण है, यहाँ पर भी 5 वर्ण, यहाँ पर भी 5 वर्ण और यहाँ पर भी 5, यानी इन्हें वर्ग है, इन्हें वर्गीय या फिर स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है, स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है, स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है, वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है। तो बाकी वाले व्यंजन क्या हुआ, कहाँ गए? तो सुनना, बाकी वाले जो व्यंजन है य र ल व, ठीक, और श श से ह, और सुनना और मैं बता देता हूँ कि क्ष त्र और एग्न, क्ष त्र और एग्न। ठीक है, इनको तो कहा जाता है अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, और इन्हें कहा जाता है उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको उच्चारित करते समय मुख से क्या निकलती है? ध्वनि निकल, उष्ण ध्वनि निकलती है, गर्म हवा निकलती है।
क्षय, इन तीनों को तो संयुक्त अक्षर कहा जाता है। क्यों संयुक्त अक्षर कहा जाता है, पता है आपको या नहीं? नहीं पता है तो सुन लो। संयुक्त अक्षर क्योंकि ये सभी, ये क्षत्रज्ञ, ये क्षय है वो के धन से धन अ से मिलकर बना है, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर कहा जाता है। वैसे हिंदी में 4 संयुक्त अक्षर हैं। कितने हैं? 4 संयुक्त अक्षर हैं। चारों की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन तब तक के लिए एक बार इसको ध्यान से देख लो, पढ़ लो और एक बार रिवीज कर लेते हैं कि भाषा को, यानी मन, भाषा क्या है? मन के अंदर की अध्वन्यात्मक इकाई को विचार कहा जाता है और